ऐसा लगता था जैसे उस साल शरद ऋतु अचानक आ गई थी। 1 सितंबर की सुबह सेबफल जैसी कड़क और सुनहरी धूप वाली थी। जब छोटा परिवार धुएं से भरे बड़े स्टेशन तक पहुंचने के लिए सड़क पार करने लगा, तो कारों का धुआं और पैदल चलने वाले यात्रियों की सांसें ठंडी हवा में मकड़ी के जालों की तरह चमकने लगीं। भरी हुई ट्रॉलियों के ऊपर रखे दो बड़े पिंजरे खड़खड़ा रहे थे। ट्रॉलियां उनके माता पिता धका रहे थे। पिंजरों के भीतर बैठे उल्लू शोर मचा रहे थे। लाल बालों वाली लड़की आंखों में आंसू लिए अपने भाइयों के पीछे जा रही थी और अपने पिता का हाथ पकड़े हुई थी। बस कुछ ही समय की बात है, कुछ समय बाद तुम भी उनके साथ जा सकोगी, हैरी ने उससे कहा। 2 साल लगेंगे, लिली बोली। मैं तो अभी जाना चाहती हूँ। जब परिवार प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच के बैरियर की तरफ जाने लगा, तो यात्री जिज्ञासा से उल्लुओं को देख रहे थे। एल्बस की आवाज आसपास के शोर के ऊपर से हैरी तक आई। उसके बेटे दोबारा वही बहस करने लगे थे जो कार में शुरू हुई थी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नागशक्ति में नहीं जाऊंगा। जेम्स छोड़ो, जीनी बोली। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ऐसा हो सकता है, जेम्स ने अपने छोटे भाई की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा। इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है, वह नागशक्ति में भी तो जा सकता है। लेकिन अपनी माँ की घूरती आंखों को देखकर जेम्स खामोश हो गया। पॉटर परिवार के पांचों सदस्य बैरियर के पास पहुंच गए। अपने पीछे छोटे भाई पर थोड़ी विश्वास भरी निगाह डालने के बाद जेम्स ने अपनी माँ से ट्रॉली ली और दौड़ लगा दी। अगले ही पल वह गायब हो गया। आप मुझे चिट्ठी लिखेंगे, है ना? एल्बस ने अपने भाई की क्षणिक अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए तत्काल अपने माता पिता से पूछा। अगर तुम चाहो तो हर दिन, जीनी बोली। नहीं, हर दिन नहीं, एल्बस ने तुरंत कहा। जेम्स कहता है कि ज्यादातर बच्चे के घर वाले महीने में एक बार ही चिट्ठी लिखते हैं, जीनी ने कहा। पिछले साल हमने जेम्स को हफ्ते में 3 चिट्ठियां लिखी थीं। और तुम्हें अपने भाई की हर उस बात पर यकीन नहीं करना चाहिए जो वह तुम्हें हॉगवर्ट्स के बारे में बताता है, हैरी ने कहा। तुम्हारा भाई बहुत मजाकिया है। साथ साथ उन्होंने दूसरी ट्रॉली को आगे धकाया और गति पकड़ ली। बैरियर के करीब पहुंचकर एल्बस ने घबरा कर मुंह बनाया, लेकिन कोई टक्कर नहीं हुई। इसके बजाय परिवार प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर पहुंच गया, जहां लाल हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस धुआं उड़ा रही थी। मोटे सफेद धुएं के कारण कोहरा इतना ज्यादा था कि सब कुछ धुंधला दिख रहा था। अस्पष्ट आकृतियां धुएं में खड़ी थी, जिनके बीच जेम्स पहले ही ओझल हो चुका था। वे कहाँ हैं? एल्बस ने चिंता से पूछा और धुंधली आकृतियों को घूरने लगा जब वे प्लेटफॉर्म पर रास्ता बनाते हुए उनके पास से गुजरे। जिनी ने तसल्ली देते हुए कहा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन धुआं इतना गहरा था कि किसी को भी पहचान पाना मुश्किल था। धुंध में छिपे लोगों की आवाजें अस्वाभाविक रूप से तेज लग रही थी। हैरी ने पर्सी को झाड़ू नियमों के बारे में जोर से भाषण देते सुना और इस बात पर खुश हुआ कि उसे रुककर हेलो नहीं कहना पड़ा। एल्बस, मुझे लगता है कि वे लोग वहां हैं, जीनी ने अचानक कहा। 4 लोगों का समूह धुंध में से निकल रहा था और बिल्कुल आखिरी डिब्बे के पास खड़ा था। उनके चेहरे तभी साफ दिखे जब हैरी, जिनी, लिली और एल्बस उनके ठीक पास पहुंच गए। हाय, एल्बस ने बहुत राहत में दिखते हुए कहा। रोज हॉगवर्ट्स के बिल्कुल नए दुशाले पहनी हुई थी। उसने एल्बस को मुस्कुरा कर देखा। तो गाड़ी ठीक से पार्क कर दी? रॉन ने हैरी से पूछा। मैंने तो कर दी। हरमाइनी को तो यकीन ही नहीं था कि मैं मगलू ड्राइविंग टेस्ट में पास हो सकता हूँ, है ना? उसे तो लगता था कि मुझे टेस्ट लेने वालों पर जादू करना पड़ेगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, हरमाइनी ने कहा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। वैसे सच कहा जाए तो मैंने उन पर जादू किया था, रॉन ने हैरी से फुसफुसा कर कहा, जब उन्होंने मिलकर एल्बस का संदूक और उल्लू उठाकर ट्रेन में चढ़ाए। मैं सिर्फ विंग मिरर में देखना भूल गया था, और सच तो यह है कि इसके लिए मैं अति संवेदक सम्मोहन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। संदूक चढ़ाकर प्लेटफॉर्म पर लौटने पर उन्हें रोज का छोटा भाई ह्यूगो और लिली मिले, जो इस बारे में रोचक बातचीत कर रहे थे कि जब वे आखिरकार हॉगवर्ट्स जाएंगे तो किस हाउस में जाएंगे। अगर तुम गरुड़द्वार हाउस में नहीं गए तो हम तुम्हें खानदान से निकाल देंगे, रॉन बोला, लेकिन कोई दबाव नहीं। रॉन! लिली और ह्यूगो हंसे, लेकिन एल्बस और रोज गंभीर दिख रहे थे। रॉन का यह मतलब नहीं है, हरमाइनी और जिनी ने कहा, लेकिन रॉन उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। हैरी से नजरें मिलाकर उसने लगभग 50 गज दूर की तरफ धीरे से सिर हिलाकर इशारा किया। धुआं पल भर के लिए हल्का हुआ और वहां 3 लोग साफ खड़े दिखाई दिए। देखो तो सही कौन है। वहां ड्रेको मैल्फॉय अपनी पत्नी और बेटे के साथ खड़ा था। ड्रेको गले तक बटन लगा गहरे रंग का कोट पहने था। उसके बाल थोड़े कम हो गए थे, जिससे उसकी ठुड्डी ज्यादा नुकीली दिख रही थी।
नए लड़के की शक्ल ड्रेको से उतनी ही ज्यादा मिलती थी जितनी कि एल्बस की हैरी से। ड्रेको ने हैरी, रॉन, हर्माइनी और जिनी को अपनी ओर घूरते देखा और हल्के से सिर हिलाकर दूसरी तरफ मुड़ गया। तो वह स्कॉर्पियस है, रॉन ने धीरे से कहा। रोज तुम उसे हर टेस्ट में जरूर हराना। ईश्वर का शुक्र है कि तुम्हें अपनी माँ का दिमाग मिला है। रॉन, भगवान के लिए, हरमाइनी ने कहा। वह आधी गंभीर और आधी खुश थी। स्कूल शुरू होने से पहले ही उन्हें एक दूसरे के खिलाफ मत भड़काओ। तुम सही कह रही हो, सॉरी, रॉन ने कहा, लेकिन वो खुद को रोक पाए इससे पहले ही आगे बोल पड़ा। वैसे रोजी, उसके साथ ज्यादा दोस्ती मत करना। अगर तुम शुद्ध खून वाले से शादी करोगी तो वीजली दादाजी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सुनो, जेम्स दोबारा प्रकट हो गया था। वो अपना संदूक, उल्लू और ट्रॉली रखाया था। उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई खबर सुनाने के लिए बेताब था। टेडी वहां पर है, उसने हाँफते हुए कहा और अपने कंधे के पीछे धुएं के उड़ते बादलों की तरफ इशारा किया। उसे अभी देखा है और जानते हो कि वो क्या कर रहा है? विक्टोरिया को चूम रहा है। उसने वयस्कों की तरफ देखा। जाहिर है उनकी उदासीन प्रतिक्रिया से उसे निराशा हुई। हमारा टेडी, टेडी ल्यूपिन, हमारी विक्टोरी को चूम रहा है, हमारी कजिन को। मैंने टेडी से पूछा कि वो क्या कर रहा है। तुमने बीच में टांग अड़ाई, जिनी ने कहा। तुम तो बिल्कुल रॉन जैसे हो। उसने कहा कि वो उसे छोड़ने आया है और फिर उसने मुझे वहां से भगा दिया। वो उसे चूम रहा था, जेम्स ने आगे कहा, जैसे इस बात पर चिंतित हो कि वह अपना मतलब स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। ओह, अगर उनकी शादी हो जाए तो यह बहुत अच्छा रहेगा, जिनी खुश होकर बोली। टेडी तब सचमुच परिवार का हिस्सा बन जाएगा। वो पहले ही हफ्ते में 4 बार डिनर करने आता है, हैरी ने कहा। तो क्यों ना हम उसे अपने साथी रहने के लिए आमंत्रित कर ले और यह काम कर ही दें। हाँ, जेम्स ने उत्साहपूर्वक कहा। मुझे एल्बस के साथ एक कमरे में रहने में दिक्कत नहीं है। टेडी मेरे कमरे में रह सकता है। नहीं, हैरी ने दृढ़ता से कहा। तुम और एल्बस एक कमरे में सिर्फ तभी रहोगे जब मैं घर तुड़वाना चाहूंगा। उसने दबी कुचली पुरानी घड़ी को देखा जो कभी फेबियन प्रूएट की थी। 11 बजने वाले हैं, जल्दी से चढ़ जाओ। नेविल को हमारा प्यार देना मत भूलना, जिनी ने जेम्स को गले लगाते हुए कहा। मम्मी, मैं प्रोफेसर को प्यार कैसे दे सकता हूँ? लेकिन तुम नेविल को जानते हो, जेम्स ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई। बाहर तो जानता हूँ, लेकिन स्कूल में तो प्रोफेसर लॉन्ग बॉटम है ना? मैं जड़ी बूटी विज्ञान की क्लास में जाकर उन्हें प्यार नहीं दे सकता। अपनी माँ की मूर्खता पर सिर हिलाते हुए उसने एल्बस को लात मारकर अपनी भड़ास निकाली। बाद में मिलते हैं एल्बस, थेस्ट्रॉल से बचकर रहना। मुझे तो लगता था कि वे अदृश्य होते हैं। तुम ही ने तो कहा था कि वे अदृश्य होते हैं। लेकिन जेम्स बस हंस दिया। उसने अपनी माँ को खुद को चूमने दिया और पिता के गले लगा। फिर जेम्स ट्रेन में तेजी से चढ़ गया। उन्होंने उसे हाथ हिलाते हुए और फिर अपने दोस्तों को खोजने के लिए गलियारे में आगे जाते हुए देखा। थेस्ट्रॉल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हैरी ने एल्बस से कहा। वे बहुत सीधे होते हैं, बिल्कुल भी डरावने नहीं होते हैं। वैसे भी तुम गाड़ियों में स्कूल नहीं जाओगे, तुम तो नाव में जाओगे। जिनी ने एल्बस को चूमकर विदा किया। क्रिसमस पर मिलते हैं। बाय एल्बस, हैरी ने कहा जब उनका बेटा उनके गले लगा। यह मत भूलना कि हैग्रिड ने तुम्हें अगले शुक्रवार को चाय पर बुलाया है। पीव से मत उलझना, किसी से भी द्वंद्व युद्ध मत करना जब तक कि तुम द्वंद्व युद्ध करना सीख ना लो, और जेम्स की बातों से दहशत में मत आना। अगर मैं नाग शक्ति में पहुंच गया तो क्या होगा? उसकी यह फुसफुसाहट सिर्फ उसके पिता के कानों के लिए ही थी। हैरी जान गया कि विदा लेने के पल के कारण एल्बस यह बताने के लिए मजबूर हो गया था कि उसका डर कितना बड़ा और सच्चा था। हैरी नीचे झुका ताकि एल्बस का चेहरा उसके चेहरे से थोड़ा सा ऊपर रहे। हैरी के तीनों बच्चे में सिर्फ एल्बस को ही हैरी की माँ लिली की आंखें विरासत में मिली थी। एल्बस सिविरियस, हैरी ने धीरे से कहा, ताकि जिनी के अलावा कोई और उसकी बात न सुन पाए, और वो इतनी समझदार थी कि रोज को हाथ हिलाने का नाटक कर रही थी जो इस वक्त ट्रेन में चढ़ रही थी। तुम्हारा नाम हॉगवर्ट्स के 2 हेडमास्टरों के नाम पर रखा गया है। उनमें से एक नागशक्ति में थे और मेरी नजरों में वे सबसे बहादुर इंसान थे। लेकिन मान लो तो नागशक्ति हाउस को एक बेहतरीन विद्यार्थी मिल जाएगा, है ना? इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है एल्बस, लेकिन अगर यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो तुम नागशक्ति के बदले गरुड़द्वार को चुन सकते हो। बोलती टोपी हमेशा तुम्हारे चुनाव का ध्यान रखती है। सचमुच? उसने मेरे चुनाव का ध्यान रखा था, हैरी ने कहा। उसने अपने किसी बच्चे को यह बात पहले नहीं बताई थी। जब एल्बस ने यह सुना तो उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। लेकिन अब लाल ट्रेन के दरवाजे बंद होने लगे थे और माता पिता आखिरी मिनट में बच्चों को गले लगाने और याद दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे।
एल्बस कूदकर ट्रेन में चढ़ गया और जिनी ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। विद्यार्थी अपने करीब की खिड़कियों से सिर बाहर निकाल रहे थे। ट्रेन के अंदर और बाहर बहुत सारे चेहरे हैरी की तरफ मुड़े हुए थे। वे सब घूर क्यों रहे हैं? एल्बस ने पूछा जब वह और रोज बाकी विद्यार्थियों को देखने के लिए मुड़े। तुम उसकी चिंता मत करो, रॉन बोला। वे मुझे देख रहे हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ। एल्बस, रोज, ह्यूगो और लिली हंस दिए। ट्रेन चलने लगी और हैरी इसके साथ साथ चलने लगा। वो अपने बेटे के दुबले पतले चेहरे को देख रहा था जो रोमांच से धधकने लगा था। हालांकि यह थोड़ा दुखद जरूर था, लेकिन वो मुस्कुराते और हाथ हिलाते हुए अपने बेटे को अपनी नजरों से दूर जाते देखता रहा। धुएं के आखिरी अवशेष शरद ऋतु की हवा में उड़ गए। ट्रेन मोड़ पर मुड़कर ओझल हो गई। हैरी का हाथ अब भी विदा में उठा हुआ था। वह बिल्कुल ठीक रहेगा, जिनी बुदबुदाई। जब हैरी ने उसकी ओर देखा तो अपना हाथ बेध्यानी से नीचे किया और अपने माथे पर बने बिजली जैसे निशान को छुआ। मैं जानता हूँ, हैरी के निशान में 19 साल से दर्द नहीं हुआ था। सब कुछ ठीक था। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी हैरी पॉटर सीरीज की आखिरी किताब खत्म होती है, लेकिन हमारे वीडियोस यहाँ पे खत्म नहीं होंगे। इस सीरीज के बाद भी मैं नए वीडियोस अपडेट करती रहूंगी, कुछ हैरी पॉटर से रिलेटेड और कुछ किसी और चीज़ों से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको ये किताब पसंद आई होगी। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।